हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। मेरा नाम राजेंद्र सिंह ठाकुर है और मैं आपका स्वागत करता हूं केडी स्टार सीनियर सेकेंडरी स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो बेटा आज हम लोग 9th क्लास के लिए लेकर आए हैं टर्म 2 का एक पर्टिकुलर चैप्टर ग्रेविटेशन। आपको पता है टर्म 2 नजदीक है और आपके एनुअल एग्जाम आने वाले हैं बेटा। तो आपके लिए एक सीरीज लेके आ रहे हैं जिसमें हम लोग फिजिक्स के जितने भी चैप्टर आपको टर्म 2 में आने वाले हैं उनको कंप्लीटली थ्योरी और जो उसके क्वेश्चंस बनते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं सारे क्वेश्चंस हम कराएंगे और कोशिश करेंगे आप बेस्ट एफिशिएंट वे में फिजिक्स अंडरस्टैंड कर पाए और बहुत अच्छा आप परफॉर्म कर पाए। तो चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बेटा हिंदी में अगर हम बोलें तो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हम आज पढ़ेंगे। क्या बोलता है गुरुत्वाकर्षण बल? बेटा जितनी भी चीजें इस यूनिवर्स में है, जितने भी मास ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में है, वो सारे क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये ऑब्जर्वेशन कही थी न्यूटन साहब ने। ठीक है, इट स्टेट्स दैट एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स, जितनी भी बॉडी है इस यूनिवर्स में, दे अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स which is directly proportional to the product of their masses, and inversely proportional to the square of the distance between them। क्या बोला बेटा हमें कि इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे विद अ फोर्स, और वो फोर्स किसके बराबर होगा? वो फोर्स बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के डायरेक्टली, यानी जितना ज्यादा उनका मास होगा उतना स्ट्रांगली वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी जितनी ज्यादा डिस्टेंस उनके बीच होगी उतना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है बेटा। और ग्रेविटेशनल फोर्स एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स को अप्लाई होने के लिए कांटेक्ट में आना जरूरी नहीं है, यह हमें समझना है। तीसरी बात, यह हमेशा अट्रैक्टिव रहेगा। इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। गुरुत्वाकर्षण इसको हम बोलेंगे आकर्षण। आकर्षण माने जो हमेशा अट्रैक्टिव रहेगा। It depends directly on the masses and inversely on the square of the distance. Yes, and it also obeys inverse square law. Inverse square law आप चार्जेस पे भी देखेंगे, मासेस पे भी देखेंगे, मैग्नेटिक फोर्स, ये हमारे पास आगे हम और डिटेल में भी इसको स्टडी करेंगे। तो हमें क्या समझना है, अगर हमारे पास दो बॉडीज है, मान लीजिए ये मास m1 है, ये मास m2 है, इन दोनों के बीच सेपरेशन मान लीजिए r है, तो हमारे पास ये जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हो रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। भाई जितनी ज्यादा डिस्टेंस उतना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब आप कंबाइन करेंगे तो आपके पास कंबाइन करके ये फोर्स हमारे पास आएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारे पास है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ बेटा जिसमें हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी इनवर्सली डिपेंड करती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। यस, तो हम इसको प्रूव करेंगे फॉर्मूले को। क्या हमारे पास फॉर्मूला रहता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ का? मान लेते हैं बेटा दो बॉडीज हमारे पास है, देख लीजिए हमारे पास बॉडी m1 है, बॉडी m2 है, यानी एक बॉडी ऐसी है जिसका मास m1 है और एक बॉडी ऐसी है जिसका मास m2 है। मान लेते हैं इन दोनों के बीच सेपरेशन r हम लेके चलते हैं, r सेपरेशन इन दोनों बॉडीज के बीच है। मान लेते हैं बॉडी 1 को बॉडी 2 अट्रैक्ट कर रही है विद फोर्स F1 और बॉडी m2 पे बॉडी m1 लगा रही है फोर्स F2, यानी ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है। जो हमने अभी तक लॉ पढ़ा वो तो यही बोल रहा है कि हमारे पास
जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, और दूसरा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी जितनी ज्यादा डिस्टेंस उतना कम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हमारे पास रहने वाला है। अगर हम कंबाइन करें तो इसको कंबाइन करके हमारे पास कंडीशन बनी F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय r स्क्वायर। हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी साइन बेटा, ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है ये अगर हट जाए तो हमारे पास लगता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। हम क्या करते हैं, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाते हैं। ठीक है बेटा, इसको हटा के हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कैपिटल जी हम यहां पे लिखते हैं। कैपिटल जी क्या है, इट्स ए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या है ये, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर। आगे हम प्रूव करेंगे। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई Gm1 m2 बाय r स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये वैल्यू आ गई। हमारे पास G क्या चीज है, G इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और क्या वैल्यू बताई मैंने इसकी वैल्यू है बेटा 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें डेराइव करने को आता है। यस, तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं बेटा फोर्स बिटवीन टू 1 kg मासेस। मान लेते हैं हमारे पास एक बॉडी है 1 kg की, दूसरी बॉडी भी हमारे पास है 1 kg की। कैलकुलेट करते हैं इन दोनों के बीच सेपरेशन। अगर मान लेते हैं 1 मीटर हो, कितनी हो बेटा, 1 मीटर इनके बीच सेपरेशन हो, तो हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ ये था Gm1 m2 बाय r स्क्वायर। कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें पता है G की वैल्यू है बेटा 6.67 इंटू 10⁻11। देखिए बेटा, मास 1 जो m1 है वो 1 kg है, m2 भी 1 kg है, डिस्टेंस दोनों के बीच 1 स्क्वायर है। व्हेन यू सॉल्व इट तो आपके पास कहीं ना कहीं ये जो वैल्यू आएगी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन, ये हमारे पास वैल्यू रहेगी। आप सोचो 10⁻11 इतना कम फोर्स लग रहा है। आप सोचो एक किलो की बॉडीज हमारे पास है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट तो करेगी पर इतने कम फोर्स से अट्रैक्ट करेगी कि उनको एहसास भी नहीं होगा कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है, जितने भी मास ऑब्जेक्ट होते हैं करेंगे तो अट्रैक्ट, पर वो डिपेंड करेगा उनके साइज पे, उनकी सेपरेशन के बीच। क्या ये बात क्लियर हुई? हमारे पास बेटे ये बहुत छोटी वैल्यू है, बहुत ही छोटी वैल्यू है, 10⁻11 के ऑर्डर में। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि दो बॉडीज अगर 1 kg की है, 1 मीटर सेपरेशन पे अगर ये है तो फोर्स तो लगाएगी पर बहुत कम। यस, करें नेक्स्ट। तो आपको पूछा जाता है एग्जाम में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या क्या है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा? पहली बात तो ये हमेशा ध्यान रखना, अट्रैक्टिव इन नेचर, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। कभी ऐसा नहीं होगा कि ग्रेविटेशनल लॉ रिपल्सिव होगा। ठीक है, दूसरी बात ये सेंट्रल फोर्स है बेटा। क्या है? सेंट्रल फोर्स है, ये हमेशा एक्ट करेगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स हमारे पास। क्योंकि ये बेटा सोचो ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, तो इन दोनों के सेंटर्स की तरफ, दोनों के सेंटर्स की तरफ वर्क करेगा, एक्ट करेगा। तो ये सेंट्रल फोर्स है और ये एक्ट करेगा हमेशा टूवर्ड्स सेंटर, एक्ट टूवर्ड्स सेंटर। क्या ये बात क्लियर हुई? ध्यान रखना है। और ये बेटा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को क्या करता है, मतलब एग्री करता है। ठीक है,
थर्ड लॉ ऑफ मोशन के एग्रीमेंट में ये रहता है, ठीक है, ये एग्री करता है। क्या बोलता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन? न्यूटन ने 3 नियम दिए बेटा मोशन के, इससे पहले के चैप्टर वो है 9th क्लास में ही आपने पढ़े मोशन। तो न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, तो उसमें थर्ड जो लॉ है वो ये बोलता है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आप किसी बॉडी पे जितना फोर्स लगाएंगे, आपके उसी फोर्स के रिस्पॉन्स में उतना ही रिएक्शन आपको मिलेगा। यानी एक्शन और रिएक्शन दोनों क्या है? ये फोर्सेस ही है। आप एक्शन रिएक्शन पेयर वहां पे पढ़ोगे, ठीक है, एक्शन रिएक्शन पेयर। जब आप बेटा 11th में होंगे तो बहुत डिटेल में आप ये एक्शन रिएक्शन पेयर की कंडीशंस भी पढ़ोगे, ठीक। तो हमारे पास उसके अलावा क्या है बेटा? ये कंजर्वेटिव है नेचर में। कैसा है? कंजर्वेटिव इन नेचर। अब ये सर कंजर्वेटिव नेचर क्या होता है? कंजर्वेटिव नेचर वो होता है जिसमें जो फोर्स है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो हमारे पास कंजर्वेटिव नेचर ये रहता है। उसके अलावा वैसे तो इसके डिटेल में और भी बहुत सारा है, बट हम इतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे भी सिलेबस में रिक्वायर्ड है, ओके। और क्या हो सकता है? और हम इसको बोल सकते हैं बेटा ये है नॉन कांटेक्ट फोर्स। कैसा है ये? नॉन कांटेक्ट फोर्स। हमें यह समझना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई अगर हो रहा है तो वो हमेशा तब नहीं होगा जब बॉडीज किस में हो? कांटेक्ट में हो। कांटेक्ट में नहीं भी है, सिंपली बहुत दूर अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट से, तब भी ये फोर्स एक्ट करता है। तो हम ये लिख सकते हैं इट्स अ नॉन कांटेक्ट फोर्स। कैसा? नॉन कांटेक्ट फोर्स। चलिए कुछ इसके सिमुलेशंस देखते हैं अगर हम फील कर पाए। तो देखिए बेटा, हमारे पास इस तरीके से ये एक बॉडी है M1, ये बॉडी M2 है। ऐसा करते हैं कांस्टेंट साइज रख लेते हैं, या चलिए इसको छोड़ देते हैं। अब सोचिए ये हमारे पास M1 है, इसका मास 500 kg हमने रखा। M2 का मास हमने मान लेते हैं, चलिए पहले हम 500 ही रखते हैं, ठीक है, 500 हम रख लेते हैं। 500 हमने रखा, ठीक है बेटा। अब सोचो अगर मैं इसको दूर ले जाऊं, दूर ले गया, इसको मैं और दूर ले गया। अब सोचो इनके बीच सेपरेशन है बेटा ये 10 मीटर। अब देखो ये हमारे पास मीटर स्केल है ना, सोचो यहां पे मैं मीटर स्केल रख देता हूं, दिख गया कितना मीटर? आप सोचिए 1 मीटर हम लोग मान के चलते हैं इन जनरल। अगर हम माने ये, वैसे तो हम इसमें मीटर स्केल इस तरीके बड़ा मीटर स्केल लिया है ना, तो ऐसे करते हैं यहां से इसको डिनोट करके चलते हैं। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। हम क्या मान के चल रहे हैं? दोनों के बीच सेपरेशन कितनी है? 10 मीटर है, ठीक है। और देखिए मास हमारे पास M1 का कितना? M1 का मास कितना? M1 का मास 500 किलो, M2 का मास भी 500 किलो। तो कितना फोर्स लग रहा है बेटा? ये देखिए इतना फोर्स लग रहा है। ये सोचिए ये ब्लैक एरो नजर आ रहा ना, तो ये बॉडी इस पे अट्रैक्ट कर रही है, अट्रैक्टिव फोर्स लगा रही है। और यहां पर भी देखो ये लग रहा है, एरो लग रहा है, तो मतलब ये बॉडी इस पे इतना फोर्स लगा रही है। अब देखना जैसे जैसे मैं बॉडी का मास चेंज करूंगा वैसे वैसे वेरिएशन। अब देखना मैंने क्या किया? मैंने बॉडी जो फर्स्ट है उसका मास बढ़ाया, तो हमारे पास यहां पे फोर्स की वैल्यू चेंज हुई। अब देखिए अगर मैं M2 की वैल्यू भी अगर बढ़ाऊं, देखा आपने मैंने क्या किया? अगर मैं इसका मास कम कर रहा हूं तो फोर्स भी घट रहा है, अगर मैं मास बढ़ा रहा हूं तो फोर्स भी बढ़ रहा है। अब ध्यान देना, अब मैं सेपरेशन अगर कम करूं तो फोर्स और बढ़ेगा। देखो फोर्स की वैल्यू, ये वेक्टर देख रहे हैं आप, ये बढ़ रहे हैं। अब देखो इसको मैं और बढ़ाऊं तो और फोर्स बढ़ा ना, यानी जितना नजदीक उतना ज्यादा इंपैक्ट, उतना ज्यादा फोर्स। अब जितना दूर ले जाऊं इसको
उतना कम फोर्स, जितना दूर ले जाओ उतना कम फोर्स। यही बात हमने कही, जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, मासेस के डायरेक्टली और सेपरेशन के इनवर्सली। ठीक है बेटा, साइंटिफिक नोटेशन हम इस तरीके से डिनोट कर लेते हैं, और यही इसमें मुझे लगता है आप समझ सकते हैं कि दो बॉडीज है जिनका अगर मासेस हम लोग लेके चलते हैं, उनके बीच सेपरेशन अगर हम लोग लेते हैं तो किस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स वेरी करता है। डन। तो नेक्स्ट करते हैं बेटा, हमारे पास क्या है, फाइंडिंग एसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये कैपिटल जी क्या चीज है, ये है बेटा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यस, देखिए हमारे पास F की वैल्यू आई थी Gm1 m2 बाय आर स्क्वायर। यस बेटा, अगर हम लोग यहां पे G की वैल्यू कैलकुलेट करें, किसकी वैल्यू, G की वैल्यू। अब सोचिए हमारे पास G यहां से क्या होगा, G एज इट इज रहने दीजिए, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आपके पास ये वैल्यू एफ आर स्क्वायर बाय m1 m2 हुआ। अब सोचिए अगर मैं यूनिट की बात करूं, एसआई यूनिट की बात करूं, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, तो मीटर स्क्वायर, मास की यूनिट होती है बेटा किलोग्राम, तो किलोग्राम स्क्वायर। तो आ गई हमारे पास जी की वैल्यू आ गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर या किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर। तो ये हम लिखते हैं इसकी यूनिट, ध्यान रहेगी हम लोगों ने अगर एसआई यूनिट अगर इसकी लिखनी है। सीजीएस यूनिट भी लिख सकते हो, वैसे तो न्यूटन का डाइन होता है, मीटर का सेंटीमीटर होता है, किलोग्राम का ग्राम होता है। यस, तो वो आप अकॉर्डिंगली जैसा आपको सवाल पूछा जाएगा वैसे ही आपने काम करना है। यस, तो नेक्स्ट करते हैं। देखिए बेटा हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है डेली लाइफ में कहां कहां यूज होता है, कहां कहां यूज होता है। देखिए न्यू मून का कॉन्सेप्ट, जब हमारे पास सन, मून और अर्थ, देखो ना सन है, मून है और अर्थ है बेटा, ये तीनों जब एक ही लाइन में आते हैं, सन, मून और अर्थ, ये जब एक ही लाइन में आते हैं तो उसको हम न्यू मून का कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो जो भी बेटा वाटर लाइक जो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनमें वाटर, यानी जो हमारे पास समंदर वगैरह होता है, पानी क्या करता है बेटा, ऑब्वियसली इसकी वजह से भी इधर को अट्रैक्ट करता है, सन की वजह से भी इधर को अट्रैक्ट करता है, समझ रहे हो। तो हमारे पास जो भी वहां पे स्प्रिंग टाइम, यानी जो हमारे पास नई जो भी उथल पुथल पानी में होती है वो किस वजह से होती है, इस वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन की हेल्प से। ठीक है, क्या हमारे पास जो पानी में उथल पुथल होती है वो किस वजह से होती है, इसकी वजह से न्यू मून, यानी जब हमारे पास मून और सन सेम लाइन में एक्ट करे, सेम लाइन में ये अलाइन हो। ठीक है, अदरवाइज सोचिए मून अगर यहां पे हो तो क्या होगा, कुछ फोर्स इधर को लगेगा, कुछ फोर्स इधर को लगेगा, तो हमारे पास ये इस तरीके से जो है वेरिएशन हमारे पास वाटर लाइक जो हमारे पास कंटेंट होता है उनमें होता है। दूसरा ये प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट है, जैसे हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट अगर बेटा हम लोग फेंके, ठीक है, अर्थ से हम लोगों ने ऐसे फेंकना है सीधा, अगर हम फेंके तो वो तो ऐसे जाना चाहिए था, सीधा ऐसे ही जाना चाहिए था। होता क्या है, अर्थ क्योंकि ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, अर्थ अपनी तरफ खींचती है, तो ये ऐसे जाने के बजाय धीरे 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 क्या करती है, मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद नीचे गिरना शुरू कर जाती है। इस तरह का ये पाथ फॉलो करती है, इस पाथ को बोला जाता है पैराबोलिक पाथ। कौन सा पाथ, ये पैराबोलिक पाथ ये है। ठीक है, और हमारे पास ये सोलर सिस्टम है बेटा, सोलर सिस्टम, स्टेबिलिटी ऑफ सोलर सिस्टम भी किस वजह से होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होती है। क्या हमारे पास जो स्टेबिलिटी ऑफ, हम लोग सोलर सिस्टम बोल सकते हैं। ठीक, हमारे पास जैसे जितने भी ये
सैटेलाइट्स, मैन मेड सैटेलाइट्स है या नेचुरल सैटेलाइट्स है जो किसी प्लेनेट के सराउंडिंग में घूम रहे होते हैं, तो वो भी हमारे पास, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की ही एप्लीकेशंस है। बिना ग्रेविटेशनल फोर्स के ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि जो हमारे पास प्लैनेट्स के अराउंड जितने भी सैटेलाइट्स घूमते हैं उसमें हमारे पास यही ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह, जो बॉडी को रोटेट करवाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, हाउ डज, ये क्वेश्चन है, हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल, how does the force of gravitation between two objects changes when the distance between them is reduced to half? बहुत प्यारा क्वेश्चन है और एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है कि किस तरह से हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल जो फोर्स है चेंज होगा अगर ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस हम हाफ कर दें। ठीक, ये हमारे पास मास m1 है, ये हमारे पास सेकंड बॉडी जिसका मास m2 है, ये मान लेते हैं डिस्टेंस r है, तो हमारे पास F बराबर है g m1 m2 बाय r स्क्वायर के। ठीक है, क्या है, r स्क्वायर के, ये हमारे पास लॉ है। कंडीशन क्या दी, हमें बोला कि देखो सर मास तो सेम है, मास तो सेम है जो प्रीवियस सिचुएशन है, बट डिस्टेंस जो है पहले के केस में जो r थी अब हो गई r/2, यानी पहले सपोज 100 मीटर थी अब 50 मीटर हो गई। कैसे करेंगे, हमारे पास F प्राइम जो नेक्स्ट फोर्स आएगा वो आएगा G m1 m2 बाय डिस्टेंस स्क्वायर r/2 स्क्वायर। कर सकते हैं सॉल्व, ये हमारे पास आया G m1 m2 बाय r स्क्वायर बाय 4, क्या बेटा ये 4 इधर आ जाएगा, हमारे पास F प्राइम आ जाएगा 4 टाइम्स G m1 m2 बाय r स्क्वायर। ये क्या चीज है बेटा, ये टर्म देखो कितनी है, G m1 m2 बाय r स्क्वायर, तो F है, यानी हमारे पास जो F प्राइम न्यू फोर्स आया वो 4 टाइम्स जो हमारे पास प्रीवियस यानी ओल्ड फोर्स था। ठीक है, तो हमारे पास किस तरह से फोर्स वेरी करेगा, 4 गुना हमारे पास फोर्स हो जाएगा अगर सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट कितनी हो जाए, हाफ हो जाए। बात क्लियर हो गई? ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ये भी क्वेश्चन कुछ मैं करूंगा, कुछ आपने ट्राई करना। देखिए बेटा, व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इज ट्रिपल्ड। अब क्या है, अब जो डिस्टेंस थी अब वो 3 गुना हो जाएगी। कैसे, अब देखिए ये हमारे पास m1, ये हमारे पास m2, डिस्टेंस मान लेते हैं r, तो फोर्स क्या होगा, सही में सेम G m1 m2 बाय r स्क्वायर, ये पहली कंडीशन। अब देखो सेकंड कंडीशन ये बोला कि मास यही है, अब जो सेपरेशन है वो 3 गुना होगी, पिछले के 3 गुना। मान लो 3 मीटर है तो 9 हमारे पास गुना 3 मीटर यानी 3 गुना, माने हमारे पास 3 गुना, मतलब ये जो इनिशियल कंडीशन है 3 मीटर का 3 गुना कितना हो गया, हमारे पास 3 टाइम्स इनिशियल कंडीशन 9 मीटर। ठीक है, समझ रहे हो बात? अच्छा, तो यहां पे फोर्स कैसे वेरी करेगा, वो रहेगा G m1 m2 बाय r स्क्वायर, 3r स्क्वायर, यस और नो। तो हमारे पास ये हुआ G m1 m2 बाय 9r स्क्वायर। अब देखिए ये जो चीज है ये क्या चीज है, ये तो F है, हमारे पास F हुआ, यानी F प्राइम जो हुआ, नया फोर्स जो हुआ वो F बाय 9 हुआ या नहीं। यानी फर्स्ट केस में हमारे पास फोर्स इस तरह से वेरी करेगा, ये फोर्स हो जाएगा F बाय 9। अच्छा, मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल्ड, अगर हम क्या करें, मास डबल कर दें। देखो भाई, इनिशियल कंडीशन तो यही है, हमारे पास इनिशियल कंडीशन तो m1 m2 है। अब दोनों का मास क्या कर दें, हम बोलते डबल कर दें, दोनों का मास डबल कर दें। ये आप ट्राई करना। अब जो हो जाएगा ये 2m1 हो जाएगा, ये हमारे पास 2m2 हो जाएगा, ये डिस्टेंस r है। देखो पहली कंडीशन यही है, दूसरी कंडीशन आप सॉल्व करना, कर लेंगे। अब थर्ड कंडीशन है, द मास ऑफ वन ऑफ द बॉडी इज डबल्ड एंड सेपरेशन इज
हाफ्ड। समझो कैसे करेंगे। पहली बॉडी का मास डबल कर दिया, यानी अब देखो कंडीशन क्या होगी। अब कंडीशन है पहली बॉडी का मास डबल कर दिया, दूसरी बॉडी का मास सेम था, पर भी सेपरेशन हाफ कर दी। कर लेंगे इसके साथ कंपेयर। खुद से आंसर निकालना है और कमेंट सेक्शन में डालना है। यस, कर लेंगे। चलिए बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है two bodies A and B having mass m and 2m respectively are kept at a distance d apart, where a small particle be placed so that the net gravitational force on it due to bodies A and B is 0। हमारे पास बोलते वो कहाँ पॉइंट रखें हम कि जहां पे दोनों बॉडीज की वजह से फोर्स क्या हो, 0 हो। मान लेते हैं ये हमारे पास बॉडी है जिसका मास m है, और ये दूसरी बॉडी है जिसका मास 2m है। हमारे पास एक लाइन है जो ज्वाइन कर रही है इन दोनों को, ठीक। तो अगर बेटा हम लोग देखें कि हम यहां पे कहा वो थर्ड बॉडी रखे जहां पे नेट फोर्स क्या हो, 0। मान लेते मैं यहां पे रख रहा हूं सर। यहां पे अगर वो थर्ड पॉइंट में रखूं, थर्ड मास रखूं, तो क्या यहां पे फोर्स 0 आ सकता है? कॉमन सेंस की बातें करनी हमने और कुछ नहीं। m इस बॉडी को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, यस सर। क्या 2m भी इस बॉडी को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, यस सर। क्या बेटा ये कैंसिल हो पाएगी? नो सर। तो हमारे पास ये कैंसिल नहीं होगी, तो ये कंडीशन तो फेल। यहां तो नहीं होगा। मान लेते हैं सर यहां पे हो। सर हमने थर्ड बॉडी यहां पे रखी, तो क्या सर 2m इसको अपनी तरफ खींचेगा, आकर्षित करेगा? हां सर। क्या m भी इसको अपनी तरफ खींचेगा? यस सर। तो क्या कैंसिल होगी सर? नहीं होगी। ये कैंसिल नहीं होगी। तो यानी अब हमारे पास ना इधर रहेगा ना इधर रहेगा, तो एक ही चीज बची हमारे पास, बीच में कहीं तो होगा। कहीं ये यहां पे हो सकता है, और वो पॉइंट ऐसा होगा जहां पे ये क्या करेगा, ऑब्वियसली इस बॉडी को इस तरफ खींचेगा सर, अपनी तरफ खींचेगा ना। तो इसको हम नेम दे देते हैं F1, और ये इसको क्या करेगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, हां कि ना। ये नेम दे देते हैं बेटा F2। मान लेते हैं, अब देखिए दोनों के बीच सेपरेशन d थी, है कि नहीं, बोला हुआ है हमें क्वेश्चन में। तो मान लेते हैं ये बॉडी m से है x डिस्टेंस पे। अब ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी बची? ये बची d माइनस एक्स डिस्टेंस। यस और नो? d माइनस एक्स। तो हमारे पास बेटा ये 0 तभी होगा जब ये फोर्स और ये फोर्स दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। यहां से भी उतना ही फोर्स लग रहा होगा जितना यहां से लग रहा है, और बराबर अगर फोर्स लग रहा होगा तभी हमारे पास नेट फोर्स क्या आना है, 0 आना है। तो हम लोग करेंगे इसको कि F1 जो है वो F2 के बराबर होना चाहिए। तो वैल्यू क्या होगी, F1 की वैल्यू पुट करें। F1 की वैल्यू होगी G मास m, यहां पे मान लेते हैं बेटा मास m0 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना, x स्क्वायर। ये बराबर होना चाहिए इसके फोर्स के बराबर, G 2m m0 बाय डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस कितना, d माइनस एक्स स्क्वायर। करे कैंसिल, G कैंसिल, m कैंसिल, m0 कैंसिल। यस, हमारे पास क्या बचा बेटा, ये बचा 1/x स्क्वायर, ये बचा 2 बाय d माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, क्या यही चीज हमारे पास d माइनस एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर दैट इक्वल टू 2 बचा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाँ कि ना। तो हमारे पास देखिए, अगर मैं स्क्वायर रूट करूं, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, क्या हुआ, d माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इक्वल टू अंडर रूट 2। क्या हमारे पास यही टर्म देखिए, d माइनस एक्स दैट इक्वल टू अंडर रूट 2 एक्स हो गया। क्या d हमारे पास अंडर रूट 2 एक्स प्लस एक्स हो गया? क्या बेटा d, आप सोचिए x कॉमन ले लीजिए, अंडर रूट 2 प्लस 1 टाइम्स x। तो मुझे ये x निकालना था ना, तो x कितना आया, x आपके पास आया d अपॉन अंडर रूट 2 प्लस 1।
यानी ये वो वैल्यू है, ये वो डिस्टेंस है जहां पे नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज 0 बाय बोथ द बॉडीज ए एंड बी। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर? तो नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास रहेगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमें पता है बॉडी पे फोर्स लगता है, तो फोर्स लगने से क्या होता है, एक्सीलरेट बॉडी करती है। आपको न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन याद होगा, क्या बोलता था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन? उसमें यह कहा गया था द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। यानी जितना ज्यादा आप फोर्स लगाओगे किसी बॉडी पे, उतना ज्यादा मोमेंटम बॉडी का चेंज होगा। तो वहां पे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का कंसिक्वेंस आया था F इक्वल टू ma आया था। वहां पे क्या बोला गया कि अगर भाई हमारे पास जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन हमारे पास बॉडी की चेंज होगी। ठीक है, तो यहां पे जब फोर्स बेटा एक्सीलरेशन हमारे पास जब फोर्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, तो जो एक्सीलरेशन डेवलप होगी वो भी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी। और खास मजेदार बात क्या है, हम ग्रेविटी कब बोलते हैं? हम इस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स को ग्रेविटी कब बोलते हैं? जब हमारे पास दो में से एक बॉडी क्या हो, अर्थ हो। जब दो में से एक बॉडी अर्थ होगी तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स को ग्रेविटी कहते हैं। और उस फोर्स की वजह से जो एक्सीलरेशन आती है उसको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है, सो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द एक्सीलरेशन गेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सीलरेशन कोई बॉडी गेन करती है उसको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। वैसे सरफेस ऑफ अर्थ पे इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैलकुलेट की गई है। ठीक है बेटा, और इसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। क्या? स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। SI यूनिट इसकी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी, जो एक्सीलरेशन की यूनिट है वही इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी हमारे पास ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो वेक्टर होगी और इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इसमें हम लोग लेंगे। यस, आपको सवाल पूछा जाता है डिराइव द फॉर्मूला ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मान लेते हैं हमारे पास अर्थ है जिसका मास m है। ठीक है, ऑब्वियसली अर्थ की रेडियस हम मान के चलते हैं कैपिटल R। और बेटे क्या करते, कंसीडर करते एक छोटा सा हमारे पास यहां पे ऑब्जेक्ट है, जैसे हम और आप। ठीक है, हमारा मास स्मॉल m है। क्या होगा, अर्थ बॉडी को अपनी तरफ खींचेगी और हम कोशिश करेंगे अर्थ को अपनी तरफ खींचने की। किसका असर ज्यादा होगा, हमारा या अर्थ का? अब भैया अर्थ का मास और हमारे मास में फर्क है। किसका मास बढ़ा, अर्थ का, तो इंपैक्ट किसका ज्यादा, अर्थ का। अच्छा सर, रेडियस अर्थ की ज्यादा, हमारी बहुत कम। ठीक है, यानी अगर मैं सेपरेशन की बात भी करूं इन जनरल, देखिए ये फोर्स क्या होगा, G m1 m2 बाय r स्क्वायर होगा। अगर मैं इस r की बात करूं तो कहीं ना कहीं देखो बेटा, रेडियस ऑफ अर्थ आपने ध्यान रखना लगभग 6400 किलोमीटर के करीब ये माना गई। ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ इतनी ज्यादा है, 6400 किलोमीटर। हमारी रेडियस कितनी होगी, हमारा साइज कितना होगा, बहुत कम। तो हम मान सकते हैं जो सेपरेशन अर्थ के सेंटर और हमारे सेंटर के बीच है वो लगभग यही है जो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है। हमें यह पता है कि फोर्स अगर लगता है तो यह वैल्यू आएगी मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर बेटा फोर्स किसकी वजह से हो, अर्थ की वजह से हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए इसी कंडीशन को हम ये लिख सकते हैं, मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ दैट पर्सन। तो मास ऑफ अर्थ कैपिटल है, मास ऑफ दैट पर्सन स्मॉल m। तो क्या बेटा ये mg के बराबर हुई, एक्सेलरेशन डेवलप्ड बाय द फोर्स।
ऑफ एक आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन डेवलप हुई, क्या बेटा कैंसिल हुआ स्मॉल m से स्मॉल m, तो g की वैल्यू हो गई g कैपिटल M बाय r स्क्वायर, कैपिटल G कैपिटल M बाय r स्क्वायर। यस, ऑब्वियसली इसकी यूनिट स्मॉल g की क्या रहेगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहेगी, है तो ये एक्सेलरेशन ही। तो हमें एक चीज तो ये समझ आई, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डिपेंड ऑब्जेक्ट के मास पे नहीं करेगी, वो डिपेंड करेगी जो प्लेनेट उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। ठीक है, मास किसका लेंगे हम, मास ऑफ प्लेनेट पे ये डिपेंड करेगी, और दूसरा डिस्टेंस, ऑब्वियसली रेडियस ऑफ दैट प्लेनेट। यस, कैपिटल M और कैपिटल R, दैट इज द रेडियस ऑफ प्लेनेट। यस, रेडियस ऑफ प्लेनेट पे ये डिपेंड करती है। क्लियर बेटा, इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। तो हमें सवाल पूछा गया, फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अ प्लेनेट ऑफ मास हाफ एज दैट ऑफ अर्थ एंड रेडियस ट्वाइस एज दैट ऑफ अर्थ। हमारे पास एक ऐसा प्लेनेट है जिसका मास हाफ है एज दैट ऑफ अर्थ, यानी मास हम लोग m/2 लेके चलते हैं, और रेडियस जो हमारे पास r थी वो 2r है। ठीक है, तो पहले तो हम ऐसे करते हैं, इनिशियल कंडीशन मान के चलते हैं, ये मास ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ r है, तो हमारे पास g सरफेस ऑफ अर्थ पे कैपिटल G कैपिटल M बाय r स्क्वायर के बराबर आई थी, मान लीजिए इसको कंडीशन 1। दूसरा प्लेनेट हमारे पास है जिसका मास m/2 और रेडियस 2r, तो यहां पे स्मॉल g हमारे पास ये जो आया, यानी g प्राइम हम मान के चलते वेरिड, जो चेंज्ड वैल्यू आई, क्या बेटा g कैपिटल M बाय 2 हुआ, हाँ कि ना, मास तो m/2 हुआ ना, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी 2r ट्वाइस दी रेडियस होल स्क्वायर। क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं, मेरे पास g प्राइम की वैल्यू आई g कैपिटल M बाय 2 बेटा एज इट इज 2 स्क्वायर 4r स्क्वायर। क्या मेरे पास ये वैल्यू g कैपिटल M बाय 8r स्क्वायर हुई, इसको इक्वेशन 2 दे दीजिए। क्या सभी के पास यही आया, वी हैव टू डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, या 2 को 1 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अगर आप 2 को 1 से डिवाइड कर देते तो क्या होता है, देखिए g प्राइम बाय g दैट विल बी g कैपिटल M बाय 8r स्क्वायर डिवाइडेड बाय g M बाय r स्क्वायर। इसी को लिख सकता हूं g कैपिटल M बाय 8r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, ये टर्म इन्वर्ट हो जाएगी, r स्क्वायर बाय gm खत्म, r स्क्वायर खत्म। तो हमारे पास g प्राइम बाय g दैट इज व्हाट 1 बाय 8, यानी g प्राइम हो गया g बाय 8, यानी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थी हमारी सरफेस ऑफ अर्थ पे, इस कंडीशन में, इनिशियल कंडीशन में, वो 1 बाय 8 हो गई। क्या हो गई, 1 बाय 8 रिड्यूस हो गई। तो नेक्स्ट है वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू द शेप ऑफ अर्थ, अर्थ की शेप की वजह से। जो बेटा एक्चुअल शेप है ना अर्थ की, वो स्फेरिकल नहीं है, गोल नहीं है, उसको हम बोलते हैं जियोइड। जियोइड भी बोलते हैं, या इसको इलिप्सोइड भी बोलते हैं बेटा, है ना, इलिप्सोइड भी इसकी एक टर्म यूज होती है, इलिप्स की तरह, यानी अंडाकार शेप में थोड़ी सी, है ना, इलिप्सोइड। यानी इस तरीके से सोचिए, इस तरीके से शेप ऑफ अर्थ होती है। हमारे पास ये इक्वेटर एक्सिस और ये पोलर एक्सिस हम लोग लेके चलते हैं। इसमें क्या होता है ना बेटा, ये वाली जो साइड होती है ये थोड़ी ज्यादा लेंथी होती है, ठीक है, यानी ये वाली रेडियस ज्यादा बड़ी होगी कंपैरेटिवली इसके। ये इक्वेटर एक्सिस होती है, ये पोलर एक्सिस होती है, ठीक है।
हमें ये पता चलता है लगभग 21 किलोमीटर के इनमें गैप है, जितना मतलब माना गया है लगभग बोलते 21 किलोमीटर का इसमें डिफरेंस रहता है। जो आर पोल यानी पोलर एक्सिस की जो रेडियस है, ये माइनर एक्सिस इसको बोला गया, मेजर एक्सिस इसको बोला गया, ये लेस है देन इक्वेटर एक्सिस। हमें ये तो पता है कि सर जो स्मॉल जी है वो बराबर है कैपिटल जी एम बाय आर स्क्वायर, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। जितनी ज्यादा डिस्टेंस उतनी कम वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। तो हमारे पास यहां पे डिस्टेंस ज्यादा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम, यहां पे डिस्टेंस कम तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ज्यादा। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगी इक्वेटर पे वो लेस रहेगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोलर। यस, पोल पे ज्यादा रहेगी, इक्वेटर पे कम रहेगी। और पूछा जाता है ये सवाल कि बताओ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वेटर पे ज्यादा या पोल पे ज्यादा, तो आप कहां बताएंगे? पोल पे ज्यादा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस इक्वेटर के कंपैरिजन में पोल पे है कम। क्लियर है बेटा? तो नेक्स्ट आपको पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। कैपिटल जी क्या चीज है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। स्मॉल जी क्या है बेटा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये हमारे पास है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और सेकेंडली स्मॉल जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और क्या फर्क है? इसकी बेटा फिक्स्ड वैल्यू है कितनी? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर। कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू, जबकि इसकी वैल्यू वेरी करती है ना? जी की वैल्यू वेरी करती है विद हाइट, विद डेप्थ, विद शेप। ठीक है, तो सरफेस ऑफ अर्थ पे इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहती है और बाकी चेंज करती है। क्या फॉर्मूला इसका है? स्मॉल जी का है कैपिटल जी एम बाय आर स्क्वायर। यस, और ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी एवरीवेयर, जबकि स्मॉल जी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये डिपेंड करती है मास ऑफ प्लेनेट एंड रेडियस ऑफ प्लेनेट पे। यस, रेडियस ऑफ प्लेनेट पे ये डिपेंड करती है। ठीक है बेटा? तो इस तरीके से हम लोग कंक्लूड अगर करें तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने सिंपली यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा कि क्या ये हमारे पास लॉ है, क्या इसका फॉर्मूला है, किस तरीके से हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकालते हैं, क्या डिफरेंस इनके बीच है, और जो हमारे पास एसआई यूनिट इसकी है, या और जितने भी फैक्ट्स हमने इसमें स्टडी किए, जो इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हमने देखी, वो सारी चीज़ें हमने इसमें गो थ्रू किया। आई होप आपको समझ आ गया। तो इसको बेटा रिवाइज करें, जितना मैंने करवाया है इसी तरीके से मैं कंप्लीट आपको ये चैप्टर ग्रेविटेशन हो चाहे इसके आगे का जो चैप्टर हो वो कंप्लीट करवाऊंगा। जो आपका सेकेंड टर्म में सिलेबस आने वाला है वो हम कंप्लीट करेंगे। तो आप ये वीडियो ठीक है रिवाइज करें, बार बार इसको देखें, और जहां आपको कंफ्यूजन होती है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, भेज सकते हैं अपने सवाल, या कोई टॉपिक आप इसमें मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं कि जिस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको ज्यादा दिक्कत आ रही है उस पे हम पर्टिकुलर स्पेशल वीडियो भी बना सकते हैं। ठीक है बेटा? थैंक यू वेरी मच।